हाँ जी सर 2 साल हो गया बाहर बात कर रहे हैं। बस आप आज की इस प्रेस वार्ता में जो बाहर खड़े हैं उनका भी स्वागत है और जो अंदर बैठे हुए हैं हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 23 प्रस्ताव आए जिसमें से एक डिफर हुआ, 22 प्रस्ताव पास हुए। पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठन के संबंध में ये एक रूपता लाने के लिए और ज्यादा प्रभावी कार्रवाई करने के लिए और खास तौर से मैसेज अच्छा जाए और लोगों में ये भरोसा बढ़े कि हाँ हम भी उसी दायरे में हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में अभी तक जो थाने, अभी तक केवल शहरी क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू थी पुलिस आयुक्त प्रणाली। अब इसमें लखनऊ में 6 थाने और शामिल हो गए ग्रामीण क्षेत्र के, वाराणसी में 12 थाने और शामिल हो गए और कानपुर में भी 14 थाने शामिल हो गए। ये इसलिए किया गया क्योंकि अभी तक लखनऊ में तो पुलिस कमिश्नर रैंक का व्यक्ति था जो आईजी से ऊपर रैंक का व्यक्ति होता है, कभी कहीं एडीजी से ऊपर का भी रैंक का व्यक्ति, और जो लखनऊ देहात के थे जो 6 थानों में वो एसपी रैंक का व्यक्ति देखता था। तो काफी कुछ इसमें काम करने में दिक्कतें आ रही थी। तो उसको एक रूपता लाने के लिए उन लोगों को जो अभी तक जो क्षेत्र बाहर थे, यानी ग्रामीण क्षेत्र जो 6 थाने बाहर थे, उनको भी इस पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठन के साथ उनको संबद्ध कर दिया गया है। और अब पूरा लखनऊ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, पुलिस आयुक्त के अंतर्गत आएगा। इसमें 4 जिले प्रभावित हुए हैं।
नोएडा ऑलरेडी पूरा जिला है। नोएडा पूरा जिला है ऑलरेडी। नोएडा पहले से पूरा जिला है। अब जो जो ग्रामीण इलाके बाकी तीनों जनपद पुलिस कमिश्नरेट के जो बाहर जो आउटर छोड़ दिया था उसको शामिल करके एक व्यवस्था कर दी है। पूरे जिले को पुलिस कमिश्नरेट बना दिया। दूसरा, जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये मैटर है। 1972 से यह चल रहा था। इसमें लगभग 14 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 9 जिले प्रभावित होंगे। हमने मेन नहर तो बना दी, लेकिन साइड की रजवाहे और माइनर बनाने के लिए हमको जमीन नहीं मिल रही थी, तो उसको हमने एक्सचेंज किया है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी। उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर यह जमीन का परिवर्तन हुआ है। इसमें कैंपियरगंज, जो खास तौर से जनपद सिद्धार्थनगर का हिस्सा है, वहां से जो कैंपियरगंज की शाखा 25 किलोमीटर से लेकर 39 किलोमीटर के मध्य जो स्थान आता है, उसमें खास तौर से रजवाहों और माइनर्स का निर्माण हो सकेगा। ये हमने जमीन का जो अभी तक हमारे सामने इशू था वो हमने रिजॉल्व कर लिया। वन विभाग की जमीन हम ले लेंगे 0.8460 हेक्टेयर, जो वन विभाग के लिए निष्प्रयोज्य थी, जो किसी प्रकार से उनके लिए उपयोग में नहीं आ रही थी, और इतनी ही जमीन हमने सिंचाई विभाग की उनको दे दी। इस प्रकार से ये मैटर रिजॉल्व हो गया। अब हमने सिंचाई की जो सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से इस कार्य को अंजाम दिया है, और जल्दी ही इसमें माइनर और रजवाहों का निर्माण होगा। उसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकें। इसके अतिरिक्त कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भी नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में 160,760 हेक्टेयर गैर वन भूमि इसके हस्तांतरण के संबंध में यह भी उसी प्रकार की योजना है। यह सोनभद्र जिले की है, वो सिद्धार्थनगर की थी, और यह सोनभद्र की दुद्धी तहसील के स्थित ग्राम भीसुर में ग्राम कोरची एवं ग्राम कुदरी अर्थात कुल 160 हेक्टेयर गैर वन भूमि कृषक भूमि प्रभागीय वन अधिकारी रेणुकूट वन विभाग प्रभाग रेणुकूट सोनभद्र के नाम हस्तांतरित की गई। ये अपने आप में सुविधा की दृष्टि से भी और ज्यादा से ज्यादा हम माइनर और रजवाहे बना सकें। इसमें 22 नहरों के 27 भागों को पूर्ण किया जाएगा। ये भी अपने आप में ये पेंडिंग था, और हम समझते हैं कि ये योजना हमारी सिंचाई विभाग के लिए और खासतौर से कृषकों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी, जो लोग इसमें महसूस भी करते थे काफी दिनों से। एक व्यवस्था और लागू आज हुई है शिक्षा विभाग का। अभी तक हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा निदेशालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण एवं साक्षरता निदेशालय, इससे संबंधित काम महानिदेशक बेसिक शिक्षा के पास थे। लेकिन चूंकि नई शिक्षा नीति जो आई, उसमें प्रारंभ से लेकर यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। उनको एक साथ देखा गया है कि बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक, और हमारे वहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा व्यवस्था बेसिक शिक्षा में थी, और कहीं कहीं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल भी माध्यमिक शिक्षा में आते थे। तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक हम जूनियर सेक्शंस को भी बेसिक में देखते थे। इसलिए काफी कुछ काम में सुगमता लाने के लिए जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। नई व्यवस्था के अनुसार अब बेसिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे। इसके अतिरिक्त एक महानिदेशक का पद जो अभी तक केवल बेसिक शिक्षा को गवर्न करता था, अब बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को दोनों को गवर्न करेगा, और उससे कार्य की गति भी बढ़ेगी और सामंजस्य भी बैठेगा। तो कार्य की सुगमता की दृष्टि से ये व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि नई शिक्षा की नीति में ये व्यवस्था थी कि 1 से लेकर 12 तक एक साथ देखा जाए। इसलिए हमने को निदेशालय में एक ऐसा व्यक्ति को बना दिया ताकि उसमें हमको काफी कुछ सहूलियत मिलेगी। ऐसा है, निदेशालय एक किया है, सचिवालय भी एक नहीं किया।
निदेशालय किया। दोनों के निदेशालय को कभी कभी होता क्या था कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो ट्रांसफर पोस्टिंग की स्थिति थी, या कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय वो माध्यमिक से भी डील होते थे और बेसिक से भी डील होते थे, इसलिए ये किया गया। ऐसा है, अब आप देख लीजिएगा, हमने निदेशालय दोनों के इस प्रकार से किया है कि दोनों के निदेशालय अलग करेंगे। उनको गवर्न करने वाला एक महानिदेशक का पद है, जो अभी तक केवल महानिदेशक का पद केवल बेसिक शिक्षा को देखता था, अब उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये माध्यमिक भी आ गया। ये किया है, मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा हुजूर। अरे साहब, मैं तो हर बात मानने को तैयार हूँ, आपकी क्या क्यों चिंता करें। एक व्यवस्था जनपद वाराणसी में एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय का निर्माण के संबंध में ये एक योजना बनाई गई थी। इसमें 2021 में राजस्व विभाग का एक शासनादेश था कि जिसके तहत राजस्व जो शहरी नियोजन विभाग यानी आवास और शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन के ऊपर उन्होंने वो जमीन छोड़ दी थी। लेकिन अब नई व्यवस्था के अनुसार वो शासनादेश हमने बदल के विकास प्राधिकरण को ही उसमें अधिकृत किया जाएगा और वो पीपीपी मॉडल के ऊपर उसको आगे इरेक्ट करवाएगा, ताकि एकीकृत मंडलीय स्तर के जितने भी कार्यालय हैं वो वहां पर एक बिल्डिंग में आ सकते हैं। मेरे 5 विषय हो गए। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री नंद गोपाल नंदी जी से, जो हमारे औद्योगिक विकास मंत्री हैं। आज एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय इन्होंने करवाया है कैबिनेट के सामने। स्वागत। जी, मैंने बताया 6 लखनऊ के, 12 बनारस के और 14 कानपुर के। नोएडा पहले से ही सारा नोएडा एक ही पुलिस प्रणाली के अंतर्गत था, वो पुलिस आयुक्त के अंतर्गत। इसको जो पुनर्गठन किया गया उसमें ग्रामीण क्षेत्र शामिल कर दिया गया, इसमें इतना किया गया। धन्यवाद। नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 जो सभी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ गंभीर विचार विमर्श के साथ प्रस्तुत की गई है। पूर्व में जो हमारे अनुभव रहे उसमें जो कठिनाइयाँ थी उसको भी इसमें रिजॉल्व करने का काम किया गया है। डेलाइट जो एक संस्था है उससे भी हम लोगों ने कंसल्टेंसी करके इसको इनकॉर्पोरेट किया है इसमें। और लार्ज जो हमारी यूनिट होगी 50 से 200 करोड़, मेगा यूनिट 200 से 500, सुपर मेगा 500 से 3000 और 3000 से ऊपर की अल्ट्रा मेगा यूनिट होगी। बाकी मैं चाहूँगा कि हमारे एसीएस साहब हैं आपको ब्रीफ कर देंगे डिटेल में। धन्यवाद सर। ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है आपकी जैसे जानकारी में है कि 2017 की जो पॉलिसी थी वो 12 अक्टूबर को लैप्स हो गई थी और ये काफ़ी डिटेल हमारी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस हुई। हमने ड्राफ्ट पॉलिसी एक नोटिफाई भी करी, उसके ऊपर स्टेक होल्डर के कमेंट्स भी आए, एसोसिएशन से भी हमने बात करी और अब हमने सारी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एक लेकर के आए हैं। इसमें 5 रणनीतिक स्तंभ हमने स्ट्रेटेजिक पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि किस किस तरह से हमें उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। इसमें जो पहला स्तंभ है वो हॉरिजॉन्टल इंटरवेंशंस का है। सबसे अहम चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन प्लेस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, लैंड है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम कैसे करेंगे, कैसे औद्योगिक पार्कों का विकास करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को कैसे विकसित करेंगे, कनेक्टिविटी को कैसे सुधारेंगे, पावर और वाटर की सप्लाई कैसे इंश्योर करेंगे और डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, उसका पूरा एक खाका इसमें हॉरिजॉन्टल इंटरवेंशंस के रूप में है। वर्टिकल जो रणनीतिक स्तंभ है उसमें हमने फोकस सेक्टर्स कुछ आइडेंटिफाई किए हैं कि इनको हम विशेष ध्यान देंगे। सनराइज सेक्टर्स हैं, चैंपियन सर्विसेज हैं, वो सबकी डिटेल इसमें कौन कौन सी लिस्ट है वो पॉलिसी में दी है। एक डिटेल हमने प्रेस रिलीज भी जारी किया है, वो आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। तीसरा जो इंटरवेंशन का एरिया है वो ये है कि ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसके साथ में हम अपने यहाँ उत्तर प्रदेश को कैसे इंटीग्रेट करेंगे,
तो ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन में जो चीज़ें आती हैं वो ये है कि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन, जिन चीज़ों का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है उनको आप कैसे उत्तर प्रदेश में ही बना सकते हैं और उसको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे, उसका खाका है। हम अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका खाका है। ये आपको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए भी सिस्टम्स की आवश्यकता रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रहती है, इनोवेशन की आवश्यकता रहती है, IPRs की व्यवस्था रहती है। तो उस सब के बारे में ही नीति में ये प्रोविजंस हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएंगे आगे, यूपी को एज ए ब्रांड हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे जिससे कि निवेश के रूप में सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में ये उभर सके। इसमें वित्तीय हम क्या क्या इंसेंटिव्स देंगे उसको पूरा हम लोगों ने डिफाइन किया है। और हम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे, विमेन लेड कंपनीज को उनको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे। और जो सर्कुलर इकोनॉमी है जिसमें कि वेस्ट से लेकर के या रिसाइकलिंग के माध्यम से जो रिसोर्सेज हैं उसके कंजम्पशन को कम किया जा सकता है, उसको हम कैसे करेंगे, ये पूरा खाका इसमें दिया हुआ है। लैंड के बारे में अवेलेबिलिटी कैसे सुनिश्चित होगी उसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड प्रोविजंस हैं। पहले प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी हमारी एक पॉलिसी थी, लेकिन उससे के उतने अच्छे परिणाम नहीं आए थे। तो इसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद अब उसको और अधिक निवेशोन्मुखी बनाया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब इसके आने के बाद से प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स की भी एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ावा मिलेगा। एक इसमें फास्ट ट्रैक पॉलिसी भी हम लेकर के आए हैं कि जो बड़े निवेशक हैं 500 करोड़ के ऊपर, उनको जमीन सीधे हम कैसे दे सकते हैं और उनको इधर उधर न भटकना पड़े और वो निवेश बहुत ही जल्दी अपना प्रारंभ कर सकें, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था है। इसमें हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बड़ा निवेशक है और उसको हमारे पास में जमीन वर्तमान में नहीं है लेकिन वो चाहता है कि उसको एक्वायर करके सरकार दे दे, उसके लिए भी इसमें एक रणनीति हमने विकसित करी है कि अगर मान लीजिए कोई आया बड़ा निवेशक और वो चाहता है कि मेरे को 100 एकड़ जमीन चाहिए, तो वो 100 एकड़ जमीन सरकार उसकी कॉस्ट के ऊपर खरीद करके उसको कैसे अवेलेबल कराएगी, वो अभी इसमें दिया हुआ है। फिर इसमें एक व्यवस्था ये भी हम लोगों ने की है कि जो निजी उद्यमी है, जो निजी फार्मर है, कृषक है, वो अगर अपनी जमीन मान लीजिए वो चाहता है कि उसकी जमीन को बेचने के लिए उपलब्ध है और वो कोई उद्यम आ जाए तो वो बेचने को तैयार है, तो एक वेब पोर्टल हम बनाएंगे जिसके ऊपर इस तरह के जो निजी लोग हैं जो अपनी जमीन उपलब्ध कराना चाहते हैं कि साहब कोई भी इंडस्ट्री आकर के लगाना चाहते हैं तो मेरी जमीन अवेलेबल है, तो उसको नॉर्मली उद्यमी को ये पता नहीं रहता है कि साहब ये डिस्प्यूट तो नहीं है, इसमें कोई ये टाइटल जो बता रहा है ये ठीक है या नहीं है, वो लेखपाल के यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता रहता है। तो उसके लिए अगर वो पोर्टल पे अपनी डाल देगा, उसकी हम स्क्रूटनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करा करके उसको वेट कर देंगे कि हाँ ये ज़मीन जो है ये डिस्प्यूट फ्री ज़मीन है, किसी को भी खरीदनी हो उसका सर्किल रेट उसके ऊपर प्रदर्शित हो जाएगा और उसका वो फार्मर जो है किस रेट के ऊपर उसको बेचना चाहता है वो भी हम उसके ऊपर जो है वो डाल देंगे, जिससे कि वो प्राइवेटली फिर नेगोशिएट करके उससे ज़मीन ले सके। तो ये एक दूसरा तरीका हम लोगों ने निकाला है। इसमें हमने लाइसेंसिंग की भी व्यवस्था लेकर के आए, जैसे हाउसिंग डिपार्टमेंट में रहती है एक लाइसेंसिंग पॉलिसी कि अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लैंड एग्रीगेट कर रहा है तो उसे 25% ज़मीन अगर मान लीजिए उसके पास में आ गई तो उसके बाद में फिर बैलेंस के लिए उसको एक लाइसेंस मिल जाएगा। फिर वो 60% अगर एक्वायर कर लेता है तो उसकी DPR अनुमोदन हो जाएगी, 75% कर लेता है तो उसका मास्टर प्लान हो जाएगा। क्योंकि कभी भी इंडस्ट्रियल पार्क अगर डेवलप करते हैं तो कुछ ज़मीनें तो सीधे आदमी खरीद लेता है, लेकिन कुछ ज़मीनें मिलने में दिक्कत आती हैं जिसमें फार्मर नहीं देता है, उसको फिर हम लैंड एक्वायर करके और उसको हम लीज पे दे सकें, इसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने इसमें करी है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल पार्क आ सकें और ये उद्यमियों को ये सुविधा इसकी मिल सके। जो राजस्व के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उसमें भी अभी थोड़ी सी जटिलताएं हैं, उसका समाधान भी इसमें एनविसाज किया गया है और रेवेन्यू कोड में भी कुछ अमेंडमेंट्स जो अपेक्षित है उसका भी इसमें डिटेलिंग की गई है। एक इसमें व्यवस्था ये भी की गई है कि इंसेंटिव्स के बारे में एक ऑनलाइन पोर्टल हम बना दिया है, वो पैटर्न रेजर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, उसमें हम लोग लॉन्च करेंगे। इंसेंटिव्स के लिए भी जैसे अभी निवेशक को क्लियरेंसेज और परमिशन पोर्टल के माध्यम से मिलती है, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से, तो जब उसकी LOC जारी हो गई, लेटर ऑफ कंफर्ट जारी हो गया और वो इंसेंटिव्स के लिए अब उसको अप्लाई करना है तो वो भी पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई कर सके और उसको पोर्टल के माध्यम से ही इंसेंटिव मिल सके, इसके लिए भी पोर्टल एक विकसित करने की व्यवस्था इसमें की गई है। एक पहले ये भी कमी महसूस की गई थी कि जो इन्वेस्टर आता है
और उसके साथ में हम MOU करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग ठीक से नहीं हो पाती है, उस इन्वेस्टर की समस्याओं का समाधान एक व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए एक पोर्टल हम लोग बना रहे हैं कि जिसमें जितने MOUs होंगे हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उस सबको दर्ज किया जाएगा उसमें, और दर्ज करके उसको एक पास में यूजर ID पासवर्ड रहेगा, वो अपनी समस्याएं डे टू डे की उसमें रख सकता है। उसमें हम फिर अधिकारियों को असाइन करेंगे कि ये अधिकारी इस MOU के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, ये विभाग जिम्मेदार होगा, और उसने कब कब क्या समस्या उसके ऊपर डाली और उसका समाधान संबंधित विभाग ने, संबंधित अधिकारी ने कब कराया, इसका पूरा उसके ऊपर डिटेल रहेगा। और कभी भी हमें खोल करके देखना हो कि इस निवेशक को ठीक से इसकी ट्रीटमेंट हो रही है, इसको सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, वो हम उस पोर्टल के माध्यम से इकट्ठा देख सकेंगे। तो ये व्यवस्थाएं हम लोगों ने इसमें की है। जहां तक इंसेंटिव्स का प्रश्न है, उसमें पहले सिर्फ एक ही विकल्प अवेलेबल था, नेट SGST की ही रीइंबर्समेंट का था, जो हमारी पिछली पॉलिसी थी। अब हम उसमें 3 ऑप्शंस दे रहे हैं। कई इसमें राज्यों ने ये किया है और राज्यों से सीख लेकर के हम लोगों ने भी ये व्यवस्था अब लागू करी है कि उसमें 3 में क्या है, एक कैपिटल सब्सिडी में आ सकता है। तो कैपिटल सब्सिडी उसको हमने हर क्षेत्र में, क्योंकि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में हम चाहते हैं कि निवेश ज़्यादा आए, वहाँ पे ज़्यादा दी है कैपिटल सब्सिडी। उसमें हम लोगों ने एक ये भी है कि अगर आप रोजगार ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं तो आपको एडिशनल इंसेंटिव मिल सकता है। अगर आप वहाँ के स्थानीय लोगों से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो आपको और एडिशनल इंसेंटिव मिल सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं तो उसमें आपको कुछ और एडिशनल इंसेंटिव की व्यवस्था है। तो ये जो हमने इंसेंटिव 10% से लेकर के 30% कैपिटल सब्सिडी की जो व्यवस्था करी है रीजन के हिसाब से, इसमें और इजाफा हो सकता है अगर आप रोजगार के मानकों को कुछ पूरा कर लें, ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो आपको ज़्यादा इंसेंटिव हम दे देंगे। आप उसमें ये भी कर रखा है हमने कि अगर आप जितना हमने मानक तय किया है रोजगार का, अगर उसमें आप 75% महिलाओं को ही लेते हैं तो आपको फिर उस मानक से 75% की पूर्ति पे भी वो उतना इंसेंटिव हम एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये महिला रोजगार को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था करी है। तो ये इंसेंटिव्स के लिए है। नेट SGST में भी हमने क्षेत्र वाइज मध्यांचल और पूर्वांचल में 200% तक वो रीइंबर्समेंट ले सकता है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 300% तक ले सकता है अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 80% तक ले सकता है। ये व्यवस्था इसमें करी है। इसमें हम लोगों ने R&D को प्रमोट करने के लिए, IPR को बढ़ावा देने के लिए भी व्यवस्था करी है। एक व्यवस्था इसमें हमने ये भी करी है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस इंडस्ट्री 4.0 को लेकर के, सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर के, क्वालिटी इंप्रूवमेंट को लेकर के आ सकें, उनको भी हम इंसेंटिवाइज करेंगे। 10 करोड़ की सीमा तक हम लोगों ने उसको ग्रांट देने की व्यवस्था करी है। पहले वाली पॉलिसी में ये व्यवस्था नहीं थी कि किसी ने अगर सिक इंडस्ट्री को टेक ओवर किया तो उसको इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले व्यवस्था नहीं थी उसमें, सिर्फ नए ही यूनिट्स को था। अब हमने ये भी व्यवस्था करी है कि अगर कोई सिक इंडस्ट्री है, उसको कोई टेक ओवर करता है तो टेक ओवर कॉस्ट के 20% को हम परियोजना लागत में सम्मिलित करके उसकी कैटेगरी का निर्धारण कर लेंगे। उसको ऑफकोर्स नया इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पुराने इन्वेस्टमेंट जो उसने किया, जो इंडस्ट्री को टेक ओवर किया, उसकी 20% लागत को हम परियोजना लागत में जोड़ते हुए और उसको भी एलिजिबल कर रहे हैं इंसेंटिव्स के लिए, जो पहले की पॉलिसी में नहीं था। एक इसमें पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी कि सक्सेसर एंटिटीज अगर आती है, मान लीजिए किसी ने हमसे LOC लिया और बीच में उसको किसी दूसरी एंटिटी ने टेक ओवर कर लिया, तो उसको दूसरी को वो मिलना बंद हो जाते थे कि पहले मान लीजिए 10 साल के लिए हमने इंसेंटिव किसी को दिया है, 5 साल बाद किसी दूसरी ने टेक ओवर कर लिया तो बैलेंस 5 साल का गायब हो जाता था। तो अब ये है कि जो सक्सेसर एंटिटी है उसको बैलेंस पीरियड के लिए इंसेंटिव कंटिन्यूड रहेगा। इससे ये है कि इनकी वायबिलिटी को और बढ़ावा मिलेगा और जो लोग हैं जो बाद में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी होगा। एक व्यवस्था इसमें हमने ये भी दी है कि बाहर के देशों से अगर कोई इंडस्ट्री रिलोकेट होकर के आना चाहती है, कई देश ऐसे हैं जहां से इंडस्ट्री शिफ्ट होना चाहती हैं और आकर के यूपी को अगर वो निवेश का गंतव्य बनाना चाहते हैं तो उनकी जो प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट है उसका 40% कॉस्ट को भी हम प्रोजेक्ट कॉस्ट में मान लेंगे। हालांकि वो नई मशीनरी नहीं है, वो रिलोकेट होकर के ही आ रही है, फिर भी हम उसकी 40% कॉस्ट को इसमें सम्मिलित कर लेंगे जिससे कि वो इंसेंटिवाइज हो सके और यूपी में अधिक से अधिक इस तरह की इंडस्ट्रीज रिलोकेट होकर के स्थापित हो सकें। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। हमें पूरी
इसका एक डिटेल मैंने प्रेस नोट दे दिया है डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को, वो आप सभी को ग्रुप में डाल देंगे और काफी उसमें जितनी मैंने बातें करी हैं वो सब उसमें डिटेल में लिखी हुई है। उसमें सुझाव आए थे, उन सुझावों को फिर मद्देनजर रखते हुए कुछ नई चीजें और जोड़ी गई हैं, ठीक है, तो उसमें अंतर है सर। इसमें निवेश के ऊपर ये है कि कितना निवेश आता है, उसके हिसाब से जो है इंसेंटिव्स आउटफ्लो होंगे। ऐसा हमने कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है कि हम इतना निवेश लेकर के आएंगे। फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है इस समय अभी 10 लाख करोड़ का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में है लक्ष्य, उसका काफी लक्ष्य की पूर्ति में ये नीति सहायक होगी, ऐसा हमारा मानना है। भाई अभी तुम अब डाइवर्ट ना करो, अभी ये सब ये जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। अच्छा अभी नेशनल पॉलिसी पे फोकस करिए। नेक्स्ट सर। उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन सके, अच्छी शिक्षा यहाँ पर यहाँ के छात्रों को मिल सके, उच्च शिक्षा में ये प्रदेश का एक आदर्श बन सके, क्योंकि अभी तक अन्य प्रांत शिक्षा के लिए ज्यादा ख्याति प्राप्त थे। इसलिए माननीय योगी जी की सरकार ने निर्णय लिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों को अवसर मिले विश्वविद्यालय खोलने का, और यहाँ के भी जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं या ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी शिक्षा को दे सकते हैं, तो उन्हें विश्वविद्यालय खोलने के लिए अनुमति मिले, और जो वो सभी आवश्यकता पूर्ति करते हो तो उन्हें अनुमति दी जाए। इसी क्रम में आज 3 विश्वविद्यालयों को, जिसमें एक JSS विश्वविद्यालय है जो बहुत फेमस है कर्नाटक का, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति प्राप्त है, एक SD सिंह यूनिवर्सिटी फतेहाबाद, ये फरुखाबाद में, फतेहगढ़ फरुखाबाद में, और JSS नोएडा में, और तीसरा है SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद। इन 3 को आज आशय पत्र निर्गत किए गए हैं, यानी 3 विश्वविद्यालयों को खुलने का रास्ता यानी मार्ग प्रशस्त हुआ है आज के मंत्रिमंडल की बैठक के द्वारा, और शीघ्र ही इस तरह के नए विश्वविद्यालयों को और भी अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे एक तो निजी क्षेत्र के जब विश्वविद्यालय आएंगे शिक्षा क्षेत्र में तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, तो छात्रों को अवसर अच्छे मिलेंगे और रोजगार के अवसर यहाँ उपलब्ध होंगे, और जो हमारी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की है उसमें भी इन्वेस्टर्स जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो वो भी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। ये एक तो प्रस्ताव पारित हुआ है। दूसरा, जब हम IT की बात करते हैं तो ध्यान जाता है पूरे देश का कर्नाटक में, आंध्रा पर, महाराष्ट्र पर, तेलंगाना पर। उत्तर प्रदेश में इस पर ध्यान इसलिए नहीं जाता कि अब तक उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत आगे नहीं था, लेकिन अब नई IT नीति से इसको प्रोत्साहन मिलेगा। एक IT नीति, डाटा सेंटर नीति 2021 प्रस्तावित संशोधन आए हैं, उस संशोधनों से नए अवसर प्राप्त होंगे, नए लोग इंट्रोड्यूस होंगे। इसी के नीति के तहत अभी 3 दिन पहले ही नोएडा में हीरा नंदानी ग्रुप ने 39,000 करोड़ का डाटा सेंटर खोलने की शुरुआत की है, और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने को उत्तर प्रदेश को मिला है, और IT सेंटर का एक हब बनने का रास्ता भी खुला है, एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसी तरीके से इसमें काफी सुविधाएं दी गई हैं, वो बता देंगे ACS साहब। दूसरा, स्टार्टअप नीति 2017, इसमें भी नए जो लोग हैं उनको अवसर मिलेगा। नई नीति बनी है, अब तक ये नीति से उतना अवसर प्राप्त नहीं थे,
अब उनको जो सुविधाएं मिलेंगी, जो अवसर मिलेंगे और जो उनको लिए प्रोत्साहन मिलेंगे, उससे इसमें भी और इसमें महिलाओं के लिए भी विशेष वो है कि उनको अवसर दिया जाएगा। और तीसरा है जो आईटी का हुआ है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किए जाने के संबंध में, इसमें कुछ जो भी उनको अभी तक सहायता मिलते थे, अनुदान मिलते थे, उसमें बढ़ोतरी की गई है। और महिला नेतृत्व के स्टार्टअप में, ग्रामीण प्रभाव के स्टार्टअप में, सर्कुलर इकोनॉमी के स्टार्टअप में, नवीनीकरण ऊर्जा के स्टार्टअप में, जलवायु परिवर्तन के स्टार्टअप में, व्यवसायीकरण इत्यादि के स्टार्टअप की परिभाषाओं की नीति को परिभाषित कर दिया गया है। इससे एक अवसर मिलेगा। बाकी अपने ऐसी सब बताइए। धन्यवाद सर। दो पॉलिसीज जो हैं आईटी डिपार्टमेंट से संबंधित, उसमें आज अमेंडमेंट्स अप्रूव किए हैं माननीय मंत्री परिषद ने। जैसा कि आप सब को विदित है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, उसके पहले राज्य सरकार का ये निर्देश है कि सभी विभाग अपनी अपनी नीतियों में या तो संशोधन कर लें, जो भी उसमें इरिटेंट्स हैं अन्य राज्यों के मुकाबले उनको बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए जो संशोधन अपेक्षित है वो कर लें, या जो नीतियां खत्म हो रही हैं उनकी जगह पे नई नीतियां लेकर के आ जाएं। तो ये दो नीतियां जो आज संशोधन जिनमें अप्रूव किया, उनमें से एक डेटा सेंटर की पॉलिसी है। ये पॉलिसी पहले से ही काफ़ी अच्छी हमारी है, पॉपुलर है, लेकिन इसमें भी कुछ इरिटेंट्स थे जिनको स्मूदन आउट करने की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि जैसे जैसे डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के समय जो दिक्कतें महसूस हो रही हैं उनका समाधान आज इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है। दूसरा ये है कि हमने जो लक्ष्य तय किए थे वो हमने जल्दी अचीव कर लिए डेटा सेंटर पॉलिसी में, तो अब उन लक्ष्यों को हम बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने एक लक्ष्य तय किया था कि 250 मेगावाट की कैपेसिटी हम लेकर के आएंगे डेटा सेंटर में, लेकिन ऑलरेडी 636 मेगावाट की कैपेसिटी के प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन हो गए थे। तो उस लक्ष्य को अब हमने बढ़ा करके 900 मेगावाट कर दिया है कि हम 900 मेगावाट की क्षमता के डेटा सेंटर्स को इंसेंटिवाइज यहाँ पे करेंगे। दूसरा, एज डेटा सेंटर, जो छोटे लेवल के डेटा सेंटर्स हैं, जिससे कि डेटा सेंटर्स का विस्तार बाकी जनपदों में भी हो सके, कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो हब बन ही रहा है, लेकिन बाकी जनपदों में भी डेटा सेंटर्स आ सकें। अगर उस स्केल के न हो तो कम से कम छोटे डेटा सेंटर्स आ सकें, उसके लिए भी नीति में आज उनको परिभाषित किया गया है और उनके लिए भी इंसेंटिव्स का खाका जो है वो तय किया गया है। तीसरा जो इसमें मेन परिवर्तन है वो ये है कि पहले हमने 3 डेटा सेंटर पार्क्स के लिए ही भूमि अनुदान की व्यवस्था की थी, और ये था क्योंकि इनको डुअल फीडर से सप्लाई चाहिए। तो पहले जो नीति में व्यवस्था थी कि एक फीडर की कॉस्ट राज्य सरकार वहन करेगी, और ये दोनों ही सुविधाएं सिर्फ 3 डेटा सेंटर पार्क्स के लिए थी। क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी निवेश के कई प्रस्ताव आ रहे हैं और उनको हम चाहते हैं कि वो बढ़ावा मिले, तो हम वो 3 की बजाय अब उस संख्या को बढ़ा करके 8 कर दे रहे हैं, कि जो 8 डेटा सेंटर पार्क्स पहले इस तरह के आएंगे उनको हम लैंड सब्सिडी और शेयरिंग उसकी एक फीडर की कॉस्ट भी हम जो है बियर करेंगे। तीसरा जो इसमें मुख्य परेशानी थी वो FAR की परिभाषा को लेकर के और उसके यूटिलाइजेशन को लेकर के थी। उसको हम लोगों ने इसमें ठीक से परिभाषित किया है, जिससे कि FAR को लेकर के जो कुछ कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो जाएं और नक्शे जल्दी पास हो सकें। एक इसमें ये भी था कि डेटा सेंटर पार्क्स जब आते हैं तो वो जनरली मॉड्यूलर अप्रोच में आते हैं। जैसे अभी जो डेटा सेंटर का इनॉग्रेशन किया, उसमें पहले ब्लॉक का इनॉग्रेशन हुआ है, जबकि ऐसे 6 ब्लॉक आने हैं। तो जो अथॉरिटीज़ के नॉर्म्स रहते हैं वो मिनिमम कंप्लीशन, जब तक आप 25% FAR यूटिलाइज ना कर लें तब तक जो है वो आपको कंप्लीशन नहीं देते, तो बिल्डिंग ऑक्यूपाई नहीं हो सकती थी। तो वो एक दिक्कत आई थी कि इसमें 25% तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले बिल्डिंग स्वतः सेल्फ कंटेन्ड है और उसमें सभी सुविधाएं रहती हैं, तो उसको भी हम ऑक्यूपेंसी दे सकें। उसका एक समाधान इसमें हमने किया कि पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको दे करके और बिल्डिंग को चालू कैसे कर सकते हैं जिससे कि वो फंक्शनल हो जाए तुरंत। इसमें ग्राउंड कवरेज की परिभाषा को लेकर के कुछ इश्यूज थे जिसको हमने ठीक किया है। इसमें कुछ बिजली की कनेक्शन को लेकर के कुछ सुविधाएं हमने और बढ़ाई हैं, और इसमें भी हमने ये कहा है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेटा सेंटर की फील्ड में भी उसको भी फंड करेंगे, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, जिसमें 10 करोड़ तक की हम फंडिंग करेंगे, 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब 20 करोड़ तक का कोई
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहता है तो 10 करोड़ तक की फंडिंग वो हमसे ले सकता है। कुछ इसमें परिभाषाएं हमने इंक्लूड करी हैं डेटा सेंटर पॉलिसी में, जो पॉलिसी में डिटेल में दी गई हैं। तो ये डेटा सेंटर पॉलिसी के संशोधन है। दूसरा, स्टार्टअप पॉलिसी जो है, डेटा सेंटर की पॉलिसी हमारी जनवरी 2021 की है, तो हालांकि नई थी, लेकिन चूंकि इधर जो हमारा इनसे इंटरेक्शन रहा और उसमें जो दिक्कतें आई उनको अगर सॉर्ट आउट कर देते हैं हम, जो इस नीति के माध्यम से कर दिया, तो उसमें निवेश और बढ़ेगा। इसलिए हमने टारगेट्स बढ़ाए हैं जिससे कि और वो तेजी से आ सकेगा, ये इसमें व्यवस्था है। 2021 की पॉलिसी को अमेंड कर दिया है और अब ये आज से मतलब नोटिफिकेशन से 5 साल के लिए वैलिड रहेगी, तो इट इज एज गुड एज ए न्यू पॉलिसी नाउ। फाइन। सो दूसरा, स्टार्टअप नीति के बारे में जो माननीय मंत्री जी ने बताया, इसमें भी जो हमारा क्रियान्वयन हुआ है अब तक का, और जो भारत सरकार ने स्टेट्स की जो रैंकिंग करते हैं उसका जो फ्रेमवर्क उन्होंने डिवाइस किया है, उसमें उन्होंने कुछ अपेक्षाएं राज्यों से की हैं कि वो इनोवेशन का जो इकोसिस्टम बना है उसमें इस फ्रेमवर्क के हिसाब से ये चीजें जरूर होनी चाहिए, तभी आपकी रैंकिंग में आपको उसमें उसके अगेंस्ट मार्क्स मिलेंगे। तो उन रैंकिंग फ्रेमवर्क को दृष्टिगत रखते हुए कुछ अमेंडमेंट्स जरूरी पाए गए। कुछ बाकी राज्यों में जो बेहतर चीजें थी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनको लेना उचित पाया गया, और कुछ जो हमारे अपने अनुभव रहे अभी तक स्टार्टअप नीति के इम्प्लीमेंटेशन में, उसके प्रोसीजर्स को लेकर के उसको स्मूदन आउट करने के लिए कुछ संशोधन अपेक्षित हुए, जिसका इनकॉर्पोरेशन अब इसमें किया गया है। सो एक तो इसमें उसके जो मुख्य बिंदु है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, पहले हमने ये सोचा था कि 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, वो 3 ऑलरेडी बन चुके हैं। एक उसमें पीजीआई में है, मेडटेक फील्ड में, एक आईआईटी कानपुर का नोएडा में बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, और तीसरा जोन का भी पीछे कैबिनेट की मीटिंग में सैंक्शन हुआ था। तो 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमने स्टार्टअप नीति में परिकल्पित किए थे वो ऑलरेडी हो गए, और कई ऐसे नए सेक्टर उभर करके आए हैं जिनमें भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें एस्टेब्लिश करने हैं। सो वो उसकी संख्या इसीलिए हमने 3 से बढ़ा करके 8 कर दी है कि अब हम 5 और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस को फंड करेंगे, और फंडिंग हम 10 करोड़ तक की करते हैं। तो ये एक उसमें व्यवस्था हमने कर दी। इनमें फील्ड्स कौन, इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग एक नई फील्ड है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है जो 3D प्रिंटिंग आप जिसको जानते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की फील्ड है, 5G टेक्नोलॉजी अब आ रही है, स्पेस टेक की जो है फील्ड है। तो कई इसमें नई उभरती फील्ड्स हैं जिसको भी हमने शामिल किया है। एक इसमें यह भी व्यवस्था की है कि अब स्कूल के स्तर से ही हम इनोवेटिव कल्चर को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे, बूट कैंप्स करेंगे, जिससे कि जो स्कूल्स हैं उनमें भी इस तरह के इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके और बच्चों में इसके प्रति रुचि जागृत हो सके कि वो अपना कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं और उसको कैसे कमर्शियल वायबल वेंचर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। जो स्टार्टअप ने कोई प्रोडक्ट बना लिया, कंसीव कर लिया, उसको एक्सपेंड करना है तो उसको एक डिफरेंट काइंड की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसको एक्सेलरेटर प्रोग्राम कहते हैं। वो एक्सेलरेटर प्रोग्राम कैसे आएंगे उसके लिए व्यवस्था की है। सस्टेनेंस अलाउंस पहले हम 15,000 रुपये प्रति माह देते थे, अब उसको बढ़ा करके 17,500 प्रति माह कर रहे हैं, जिससे कि उसको लगभग साल में 2,10,000 के करीब ये सस्टेनेंस अलाउंस मिल जाएगा। सीड कैपिटल हम पहले 5 लाख देते थे, अब उसको 7.5 लाख कर दे रहे हैं। पहले प्रोटोटाइप बनाने के लिए नहीं था, अगर कोई स्टार्टअप है उसको कोई प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप बनानी है जिससे कि वो फिर उसकी मार्केटिंग वगैरह कर सके और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सके, उसकी पहले ग्रांट की कोई व्यवस्था नहीं थी, अब उसको 5 लाख हम दे रहे हैं। इसमें हमने, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, कि जो ग्रामीण परिवेश में जिनका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, ऐसे स्टार्टअप्स या जो स्टार्टअप सर्कुलर इकोनॉमी के हैं, जो रिसाइकल कर रहे हैं वेस्ट को, उनको उस फील्ड में कोई आ रहा है या पर्यावरण संरक्षण में आ रहा है या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आ रहा है, तो जो ये इंसेंटिव हमने बताए हैं इसका 50% इंसेंटिव उसको और एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर इन लक्षित वो फील्ड्स में आते हैं। इसमें विमेन लेड स्टार्टअप क्या होंगे जिनको 50% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, उसकी डेफिनेशन नहीं थी, उसको अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि विमेन लेड स्टार्टअप हम उसको मानेंगे जिसमें कि महिलाओं की शेयर होल्डिंग कम से कम 26% के करीब होगी। और
इसमें सीड कैपिटल में कुछ उसके डिसबर्समेंट में कुछ डिलेज हो रही थी, एक प्रक्रियात्मक उसमें कमी थी, उस कमी को भी दूर किया है जिससे इंसेंटिव अब उनको तेजी से मिल सके। तो ये दूसरा जो आज आईटी डिपार्टमेंट से संबंधित था पॉलिसी का मैटर, ये 2 पॉलिसीज अमेंड हुई हैं। जो बाकी 2 और आईटी डिपार्टमेंट के माननीय मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किए हैं प्रस्ताव, उनमें एक है उसमें जो हमारी आईटी पॉलिसी थी 2017 की, अब नई आईटी पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं, वो जल्दी ही कैबिनेट के सामने लेकर के आएंगे। ऑलमोस्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया है, अंडर सर्कुलेशन है। लेकिन पुरानी जो आईटी पॉलिसी हमारी 2017 की है, उनमें 3 निवेश के प्रस्ताव, ये बड़े निवेशक हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, किसी से नाम सभी लोग भली भांति विज्ञ हैं। MAQ दूसरी कंपनी है। पेटीएम जो है, जो 197 कम्युनिकेशन कंपनी है। ये 3 कंपनीज के बड़े निवेश के प्रपोजल आज माननीय मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किए हैं आईटी के। ये तीनों ही नोएडा में निवेश करेंगे और इन तीनों में इसमें माइक्रोसॉफ्ट 2186 करोड़ का निवेश करेगा, MAQ 483 करोड़ का निवेश करेगा और पेटीएम 638 करोड़ का निवेश करेगा। इनकी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है वहाँ पे और ये ऑलरेडी निवेश धरातल पे उतरना शुरू हो गया है। इसमें लगभग 14,185 लोगों को रोजगार मिलेगा इन तीनों निवेशों में। इसके ऊपर आज माननीय मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया है। ये तीसरा प्रस्ताव था। चौथा जो तीनों ये नोएडा में आएंगे, आ रहे हैं मतलब ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। 2 प्रपोजल आज माननीय मंत्रिपरिषद ने डेटा सेंटर नीति के अंतर्गत 2 नए डेटा सेंटर पार्क्स का अनुमोदन दिया है। एक इसमें सिंगापुर की कंपनी है STT, वो नोएडा में उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया हुआ है और उनका 1130 करोड़ का निवेश है। 56 मेगावाट का ये डेटा सेंटर आएगा और इसमें 80 लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा एक SKBR कंपनी है जो सिफी के साथ में आ रही है, सिफी टेक्नोलॉजीज के साथ में। ये लगभग 2692 करोड़ का निवेश करेंगे और इनकी 120 मेगावाट की कैपेसिटी का डेटा सेंटर ये बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के 3822 करोड़ का निवेश इन दोनों परियोजनाओं में है। रोजगार इसमें लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसमें जो 176 मेगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी जो है वो एस्टेब्लिश होगी। तो ये 4 आज महत्वपूर्ण आईटी विभाग से संबंधित प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद ने अप्रूव किए हैं। ये दोनों नोएडा में ही है। देखिए आज सिर्फ लिमिट रखिए। सही में